और 24 घंटे में कोरोना के 3,55,680 नए केस सामने आए हैं। कोरोना से एक दिन में 3,436 मरीजों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में 18,000 से ज्यादा नए मरीज आए हैं, 448 की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में यह आंकड़ा 48,621 नए बीमार के साथ पहुंच चुका है, 567 की जान जा चुकी है। वहीं उत्तर प्रदेश में 29,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं और 288 लोगों की मौत हो चुकी है। अहम खबर, 24 घंटे का यह आंकड़ा 3,55,680 नए केस अभी तक सामने आ चुके हैं। कोरोना से एक दिन में 3,436 मरीजों की मौत हो चुकी है। तो महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार कम देखी गई। दिल्ली में 18,000 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं। महाराष्ट्र में 48,621 नए बीमार, 567 की जान अभी तक जा चुकी है। वहीं उत्तर प्रदेश में 29,000 से ज्यादा नए केस हैं, 288 लोगों की जान जा चुकी है। तो महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार फिलहाल थोड़ी कम नजर आ रही है। दिल्ली, यूपी में कोरोना से मौत का तांडव लगातार जारी है। तो कोरोना के खिलाफ देश बड़ी जंग लड़ रहा है और इस जंग में वैक्सीन अहम हथियार के रूप में कारगर साबित हो रही है। इसलिए देश भर में वैक्सीनेशन चलाया जा रहा है। आपको अब हम 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं। अब 18 साल के ऊपर के लोगों के लिए वैक्सीनेशन चल रहा है। दिल्ली से लेकर चेन्नई तक टीकाकरण को लेकर लोगों की लंबी लंबी लाइन लगी हुई है। दिल्ली के विनोद नगर में खुद डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने वैक्सीनेशन सेंटर जाकर जायजा लिया। तो वहीं मुंबई से लेकर भुवनेश्वर के कई सेंटर्स में लोगों की लंबी लंबी कतारें देखी गई। फिलहाल 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं कि कैसे विनोद नगर की तस्वीर देखिए। वैक्सीनेशन के लिए यहां पर लाइन लंबी नजर आई। इसके अलावा आप दूसरी तस्वीर देखेंगे विनोद नगर की, दिल्ली की, तो यहां पर ये उस वक्त की तस्वीर जब मनीष सिसोदिया खुद हालात का जायजा लेने के लिए पहुंचे थे। तो वैक्सीनेशन जरूरी है। बीकेसी सेंटर मुंबई की भी आप तस्वीर देखिए, लोगों की लाइन लगती हुई। भुवनेश्वर की तस्वीर आप देखेंगे, यहां पर भी लोगों की लंबी लंबी कतारें नजर आ रही है। पंचकुला हरियाणा से भी ऐसी ही तस्वीर सामने आई है, जहां पर 18 से ऊपर वालों के टीकाकरण की कल से शुरुआत हो चुकी है। हरियाणा के अंदर, चंडीगढ़ के अंदर, दिल्ली के अंदर और उत्तर प्रदेश में भी, वहीं मुंबई में भी। लेकिन इस बीच कुछ खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि लोग जो है वो खासे परेशान हो रहे हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि आखिर कैसे करना है, क्या करना है, कहां रजिस्ट्रेशन उन्हें कराना है और उनकी बारी कब आएगी। लिहाजा लंबी लंबी कतारें वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर देखी जा रही हैं। और इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए अभिषेक, आशीष और खुर्रम का रुख करेंगे। अभिषेक मुंबई से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आशीष दिल्ली से और हमारे साथ खुर्रम उत्तर प्रदेश लखनऊ से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम आशीष आपका रुख करना चाहेंगे और दिल्ली के हालात को समझना चाहेंगे। कल से वैक्सीनेशन की भी शुरुआत हो गई है, फिलहाल क्या स्थिति दिल्ली के अंदर? देखिए, दिल्ली में पिछले 24 घंटे के अगर आंकड़ों को आप देखें तो दिल्ली में मौत की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। कल तीसरा दिन था जब लगातार आंकड़े 400 को क्रॉस किए हैं। कल रिकॉर्ड 446 लोगों की कोरोना से मौत हुई है और अब बड़ी अजीब सी स्थिति है दिल्ली में। और दिल्ली मुझे लगता है देश का इकलौता ऐसा राज्य है जहां रात के 11:30, 12 बजे हेल्थ बुलेटिन जारी किया है। दिल्ली में जो पॉजिटिव रेट जो है पहले जो 28% के करीब पहुंच गया था एक दिन पहले, वो फिर अब 30% के करीब पहुंच गया है। कल तकरीबन 29.5% जो है वो पॉजिटिविटी रेट था। दूसरी सबसे अहम बात कि दिल्ली में जो टेस्टिंग है वो कम कर दी गई है। एक समय हमने ये भी देखा था कि दिल्ली में टेस्टिंग 1,15,000, 1,20,000 तक चली गई। अब वो फिर से वो टेस्टिंग जो है वो 70,000, 65,000 तक आ गई है। तो अगर टेस्टिंग कम रहेगी तो यहाँ पर बड़ी दिक्कत आएगी, क्योंकि जो लोग हैं, क्योंकि पॉजिटिविटी रेट अभी भी 30% है, अगर ट्रैक करना है तो टेस्टिंग रेट को बढ़ाना होगा। एक और अहम बात यहाँ पर यह है कि दिल्ली में वैक्सीनेशन का काम तो शुरू हो गया, लेकिन दिल्ली के पास महज 500 डोजेज जो हैं वो वैक्सीन के हैं। तो ऐसे में वैक्सीन कब तक चल पाएगी, कब तक वो डोजेज दे पाएंगे अगर उनको नए लॉट नहीं मिलते हैं, तो ये देखना होगा। लेकिन तकरीबन 300 ऐसे सेंटर्स हैं दिल्ली में जहां पर एज बिटवीन 18 टू 44 वैक्सीन लगाने का काम चल रहा है। ठीक है आशीष, आप हमारे साथ बने रहिए। अभिषेक का हम रुख कर लेते हैं जो इस वक्त मुंबई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, अगर मैं मुंबई की बात करूं तो मुंबई वासियों के लिए थोड़ी राहत की खबर है, क्योंकि केस में आज कमी दर्ज की गई है। इसके पीछे क्या रीजन समझे? क्या टेस्टिंग नहीं हो पा रही है वहां पर, या फिर वाकई में हालात जो है वो बेहतरी की तरफ है? बिल्कुल
देखिए कहीं के जो महाराष्ट्र में जो ब्रेक द चेन नाम से जो नया कानून, जो नया नियम लगाया गया है, जो लॉकडाउन भले ही नाम न दिया गया हो, लेकिन लॉकडाउन जैसा ही महाराष्ट्र पूर्व मुंबई में लागू किया गया है, उसका कड़ाई से पालन कराया जा रहा है। और कड़ाई से पालन करने का मतलब साफ है कि सभी दुकानें, सभी ऑफिस सब बंद हैं और कहीं के लोगों का निकलना कम हुआ है। देखिए जो सबसे बड़ी भीड़ मुंबई में जो होती है वो लोकल ट्रेनों में जाती है। लोकल ट्रेन में एक दिन में अगर लॉकडाउन जो लग रहा था उसके पहले की बात करें 10 लाख के आसपास एक वेस्टर्न रेलवे में सफर कर रहे थे। वहीं सेंट्रल रेलवे की बात करें वहां पे करीबन 12 लाख के आसपास लोग एक दिन सफर कर रहे थे। आज की हालत यह हो गई कि उसका संख्या 10% आ चुके हैं, यानी 10% ही लोग सफर कर रहे हैं ट्रेनों में। तो भीड़ वास्तव में काफी कम मुंबई में आ रही है, जिसकी वजह से यह माना जा रहा है कि यह जो कोरोना का जो संकट है वो धीरे धीरे महाराष्ट्र मुंबई में कम होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि पिछले कई दिनों से मुंबई में लगातार संख्या घटी है। लेकिन हाँ, ये बात तो साफ है कि जो टेस्टिंग है, टेस्टिंग पहले के मुकाबले थोड़ी कम की गई है। लेकिन देखिए पहले 35,000, 36,000, 40,000 के आसपास टेस्टिंग की जा रही थी, लेकिन अब करीबन 25,000, 26,000 की टेस्टिंग की जा रही है। कभी 30,000 के आसपास की जाती, जरूर कुछ कम हुई, लेकिन अगर उस मुकाबले की बात करें जो भीड़ कम आ रही है उस मुकाबले देखें तो जरूर मुंबई में संख्या कम हो रही है कोरोना पॉजिटिव के। और कल एक पहली बार ऐसा देखा गया कुछ दिनों में कि पूरे महाराष्ट्र में संख्या कम हुई है। पिछले अगर हम दूसरे दिन की बात करें तो करीबन 56,000 के आसपास महाराष्ट्र में संख्या थी, कल 48,000 के आसपास आया है। तो यह एक अच्छी खबर है, लेकिन यह जो तब तक रखना पड़ेगा इसको कायम कि जब तक कि यह संख्या और ना घटे। क्योंकि कल देखा होगा आपने कि कल हेल्थ मिनिस्ट्री जब प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया तो उन्होंने साफ साफ कहा था कि इसको और रिटेन करने की आवश्यकता है, क्योंकि उसको बनाए रखने की आवश्यकता है। अगर इसमें कोई भी ढिलाई रखी, कोई भी गड़बड़ी हुआ तो यह संख्या एक बार और बढ़ेगा, तकलीफ हो सकती है। इसलिए इसको कम करने की आवश्यकता है। जहां जहां भी अगर कंटेनमेंट जोन है उसको सख्ती से पालन किया जाए, ताकि ये संख्या कम से कम और ना बढ़े, धीरे धीरे कम हो। जरूर ये मुंबई और महाराष्ट्र के लिए एक अच्छी खबर है। बिल्कुल ठीक है, लखनऊ को रुक कर लेते हैं। खुर्रम वहां से हमारे साथ बने हुए। खुर्रम, आपने देखा कि किस तरीके से अभिषेक जो है वो बता रहे हैं कि जो कमी आई है मामलों में उसके पीछे कहीं ना कहीं वजह है लॉकडाउन जैसी पाबंदियां। अब उत्तर प्रदेश में भी 5 दिन तो हो ही गया है, बढ़ा करके 2 दिन और बढ़ा दिए गए हैं। तो क्या उम्मीद करें कि अगर हालात नहीं सुधरे तो उत्तर प्रदेश सरकार भी इसी तर्ज पर आगे काम करेगी? लॉकडाउन ही महज एक रास्ता, क्योंकि यूपी में कोरोना से मौत का तांडव लगातार जारी है। जी बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो हालात लगातार गंभीर हैं। हालांकि संक्रमण और मृत्यु दर में थोड़ी बहुत कमी जरूर आई है, लेकिन इसको हम बेहतर स्थिति नहीं कर सकते। हाँ, थोड़ी बहुत संभली ये कहा जा सकता है, लेकिन इसको रोका कैसे जा सकता है, संक्रमण को रोका कैसे जा सकता है, चेन कैसे ब्रेक की जा सकती है, इसके लिए जो एकमात्र विकल्प फिलहाल दिख रहा है सबके सामने वो है लॉकडाउन का। 5 दिन का लॉकडाउन हो चुका है उत्तर प्रदेश में। जाहिर सी बात है, जिस तरीके से पहले 1 दिन बढ़ाया गया, फिर 2 दिन बढ़ाया गया, तो कोई हैरानी की बात नहीं कि बहुत जल्दी आपको पूरे हफ्ते का लॉकडाउन देखने और सुनने को मिलेगी। यही बात इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कुछ दिन पहले कही थी, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे स्टेट गवर्नमेंट। उन्होंने यही कहा था कि आप 1 हफ्ता लॉकडाउन लगाई उन 5 शहरों में जहां पर संक्रमण बेहद ज्यादा है, जहां पर मौत ज्यादा हो रही है, उनको लगा दिया था हाई कोर्ट ने, जिस पर नाराज होकर के योगी सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई थी। लेकिन क्या इसके बाद ही हालात बेहतर हो जाएंगे? अगर इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास नहीं है तो आप क्या कर लेंगे? ऑक्सीजन की कमी अभी भी है, हालांकि मेहनत लगातार जारी है सरकार द्वारा, लेकिन वो नाकाफी है। वैक्सीन की कमी है, जो वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है 1 हफ्ते बाद पूरे स्टेट में चलाने की बात कही जा रही है, वो कैसे चलेगी? क्योंकि अगर वैक्सीन नहीं होगी तो वैक्सीनेशन ड्राइव का कोई मतलब नहीं है। ऑक्सीजन बेड अगर हॉस्पिटल में नहीं होंगे और जो सीरियस मरीज पहुंचेंगे उनको कैसे बचाया जा सकता है? तो जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बेहतर होगा उत्तर प्रदेश में, तब तक आप उम्मीद नहीं कर सकते। ये दिक्कत तो बड़े शहरों की है। और रिमोट एरिया चलिए, रॉबर्ट्सगंज चली जाइए, जो बनारस के पास है, आप हरदोई के छोटे से कस्बे में पहुंच जाइए, वहां तो हालात और बुरे हैं। वहां ना तो आरटीजीएन की फैसिलिटी है, ना एंटीजन की फैसिलिटी है, और ना वैक्सीन है, कुछ नहीं है। जो वहां पर जो देसी डॉक्टर, और ये वो इलाका है जहाँ का आंकड़ा भी ऐड नहीं हो पाता और वहां के लोगों की क्या हालत है वो पता भी नहीं चल पाती। चलिए खुर्रम, अभिषेक और आशीष दिल्ली, मुंबई और लखनऊ से हमारे संवाददाता जुड़े हुए थे, वहां के हालात से वाकिफ करा रहे थे कि इस वक्त क्या सिचुएशन है इन तीनों जगह पर। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। सबसे पहले हम बात करेंगे देश में लगातार तीसरे दिन घटे कोरोना के मरीजों की। आपको बता दें कि 24 घंटे में सामने आए हैं 3,57,229 केस।
24 घंटे में 3,449 लोगों की कोरोना से अभी तक मौत हो चुकी है और देश में 34,47,133 एक्टिव केस अभी भी नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल देश में 34,47,133 एक्टिव केस की ये संख्या है। आपको बता दें कि 24 घंटे में 3,57,229 केस अभी तक सामने आ चुके हैं। लेकिन इस कंडीशन में देश में लगातार तीसरे दिन जो कोरोना के मरीज घटे हैं वो कहीं न कहीं एक राहत की तरफ इशारा करते नजर आ रहे हैं। बढ़ते आगे और अब बात करेंगे कर्नाटक के कोलार की, जहां से दिल को झकझोर देने वाली खबर सामने आई है। जहां अपनी बेटी के साथ जा रही एक महिला सड़क पर बेहोश होकर गिर गई। महिला का सिर उसकी बेटी ने अपनी गोद में रख लिया। बेटी लोगों से मदद की गुहार लगाती रही, लेकिन अफसोस की बात यह है कि किसी ने भी उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। लोग महिला को कोरोना मरीज समझते रहे और उसकी कोई मदद नहीं की गई। कोई भी गाड़ी महिला को ले जाने को तैयार नहीं हुई, लिहाजा महिला को जेसीबी में डालकर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने महिला को मृत घोषित कर दिया। तो सोचिए जरा आप और हम इस वक्त किन हालातों से जूझ रहे हैं कि अगर बीमारी कुछ और भी है तो आज के वक्त में कोई इंसान की मदद करने को तैयार नहीं है। कितनी देर तक सड़क पर तड़पती रही, तड़प कर सड़क पर महिला ने दम तोड़ दिया, लेकिन कोई भी मदद के लिए आगे नहीं आया। एम्बुलेंस नहीं मिली। जेसीबी में कैसे महिला को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन जब तक ये जेसीबी अस्पताल लेकर पहुंची महिला को, तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि महिला तड़प कर दम तोड़ चुकी थी। तो वाकई बेहद हैरान करने वाली तस्वीर और हैरान से ज्यादा शर्मसार करने वाली ये तस्वीर कि आखिर हम इस वक्त किन हालातों में जी रहे हैं कि अगर किसी की तबीयत भी खराब है तो कोई मदद के लिए आगे आने को तैयार नहीं है। जिस वक्त देश में कोरोना से हाहाकार मचा है, अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन नदारद है, ऐसे वक्त में विदेशों ने मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। आज आपको बता दें कि अमेरिका, ब्रिटेन और कुवैत से भारत में मदद की नई खेप पहुंची है। इसमें ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के साथ ही जरूरी दवाओं की खेप भारत पहुंची है। आपको यहां फिलहाल 3 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। इन तीनों तस्वीरों को आप देखिए कि कैसे अमेरिका, ब्रिटेन और कुवैत जो है वो भारत की मदद के लिए आगे आए हैं और मदद मिल रही है विदेशों से भी इस वक्त भारत को, क्योंकि भारत की जो कंडीशन है, भारत के जो हालात हैं, उन्हें देखकर सबका दिल पसीज रहा है। लिहाजा विदेशों ने भी भारत की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया है और आज अमेरिका, ब्रिटेन और कुवैत से भारत की मदद के लिए यहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंच रहे हैं। तो ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं कि जब देश में 24 घंटे में कोरोना से 3 लाख से ऊपर मामले सामने आए हैं। और अब आपको हम 6 तस्वीरें दिखाते हैं। गाजियाबाद, मुरादाबाद, प्रयागराज, कानपुर, मुजफ्फरपुर और राजौरी की ये तस्वीरें आप देखिए। इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि इस वक्त देश में क्या हालात हैं। कहीं पर सन्नाटा आपको लॉकडाउन का नजर आएगा, कहीं पर लोग आपको परेशान नजर आएंगे, कहीं पर चीखते चिल्लाती चीखें आपको सुनाई देंगी, कहीं पर डॉक्टर्स का पैनल भी आपको नजर आएगा, ऑक्सीजन की किल्लत से जूझते लोग नजर आएंगे। अलग अलग जगह की ये तस्वीरें गाजियाबाद, मुरादाबाद, प्रयागराज, कानपुर, मुजफ्फरपुर और राजौरी की, जिसमें इन तस्वीरों को देखकर आप हालात का जायजा ले सकते हैं और समझ सकते हैं कि इस वक्त कहां कैसी कंडीशन हो रही है। कहीं पर लोगों का गुस्सा नजर आ रहा है, कहीं पर मुरादाबाद की सड़कों पर आपको लॉकडाउन का सन्नाटा नजर आएगा कि सड़कें वीरान हो चुकी हैं, लॉकडाउन लगा हुआ है। प्रयागराज की तस्वीर आप देखिए कि लोग कैसे वहां पर आपको नजर आएंगे। कानपुर में भी सन्नाटा नजर आ रहा है क्योंकि कर्फ्यू है वहां पर भी। मुजफ्फरपुर की ये तस्वीर, अस्पतालों में भारी भीड़। राजौरी की भी ये तस्वीर। तो बात सबसे पहले गाजियाबाद की कर लेते हैं। गाजियाबाद में लॉकडाउन होने के बावजूद रोड पर निकलने वाले गैर जिम्मेदार लोगों की कमी नहीं है। आप भी इन गैर जिम्मेदार लोगों को देखेंगे तो हैरत में पड़ जाएंगे। ना तो लोग मास्क लगा रहे हैं, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। ऑटो ड्राइवर खुलेआम कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करते हुए नजर आए, लेकिन जब लोगों से मास्क ना लगाने की वजह पूछी गई तो उनके अलग अलग बहाने नजर आए। क्यों नहीं लगाया मास्क? क्यों नहीं लगाया? ना लगाया क्यों नहीं लगा? क्या फोटो फेंक लेंगे। क्यों नहीं लगाया मास्क? क्यों नहीं लगाया मास्क? ना लगाया क्यों नहीं लगा? क्या वजह? गाड़ी भर रहा हूँ। कौन सी गाड़ी भर रहे हो? कोई सी ना भर रहा। अभी तुम करे गाड़ी भर रहा हूँ। कोई बात नहीं। अभी उतारा है, लगा तो गर्मी लगने लगती है। लगाते तो मेरे मुंह पे तो ऊपर
पूरे में तो फंस गए। तो लोगों के अजब गजब बहाने हैं, लेकिन सवाल यही है कि आखिर इतनी बड़ी महामारी के बीच भी इतनी बड़ी लापरवाही क्यों। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे अंबाला की। अंबाला में लॉकडाउन के बीच मॉर्निंग वॉक के शौकीनों को पुलिस ने सड़क पर ही हेल्दी पनिशमेंट दी। दरअसल पुलिस ने लोगों को एक साथ इकट्ठा करके सड़क पर ही सबसे पुशअप्स करवाए और कुछ लोगों से कान पकड़कर उठक बैठक भी कर लगवाई। इसके बाद लोगों को सख्त चेतावनी देकर छोड़ा गया। तो आप देखिए, मॉर्निंग वॉक के लिए ये लोग निकले थे, लेकिन लॉकडाउन में मॉर्निंग वॉक करना इनको महंगा पड़ा, क्योंकि जो एक्सरसाइज, जो वर्कआउट करने के लिए निकले थे, उसके बाद पुलिस ने अच्छे तरीके से इनको एक्सरसाइज करवाई। देश में कोरोना संकट है और इस संकट पर एम्स निदेशक डॉक्टर गुलेरिया और स्वास्थ्य मंत्रालय का क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। इन्फेक्शन है, माइल्ड कोविड है, तो सीटी से कोई फायदा नहीं है। सीटी में कुछ पैचेस आएंगे। कई स्टडीज हुई हैं। एक स्टडी हुई है जिन्होंने एसिम्प्टोमेटिक लोगों में सीटी देखा और ये पाया कि 30 से 40% एसिम्प्टोमेटिक लोग, जिनको कोई लक्षण नहीं है, सिर्फ उनका कोविड पॉजिटिव है, उनके सीटी में भी कुछ पैचेस आते हैं और वो अपने आप बिना ट्रीटमेंट के खत्म हो जाते हैं। बार बार स्पेशली यंगर एज ग्रुप में सीटी कराने से रिस्क ऑफ कैंसर इन लेटर लाइफ इंक्रीजेस। तो आप अपने आप को नुकसान ही ज़्यादा करा रहे हैं जब उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अपने आप को रेडिएशन एक्सपोजर कर रहे हैं और उससे बाद में कैंसर होने का चांस बढ़ सकता है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि अगर आपको कोई सिम्टम नहीं है, माइल्ड डिजीज़ है और सैचुरेशन ठीक है, तो प्लीज़ सीटी ना कराएं। सीटी तभी कराने की ज़रूरत पड़ती है अगर आपको मॉडरेट इलनेस है और आप हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं, और अगर डाउट हो तो पहले चेस्ट एक्सरे कराना चाहिए, उसके बाद ही सीटी स्कैन कराएं। इसे नोट किया गया है, जिसमें मुख्यतः आप देखेंगे तो पाएंगे कि छत्तीसगढ़ में जहां 15,500 के करीब केसेस आ रहे थे, अब 14,900 के करीब केसेस आने शुरू हुए हैं। दिल्ली जहां पर कि 25,200 के करीब केसेस आते थे, वह करीब 24,000, यानी कि कुछ अर्ली प्लेटोइंग साइंस अभी दिख रहे हैं। महाराष्ट्र में 65,000 की जो पीक थी उससे कम होते हुए अभी 62,000 के करीब केसेस आने शुरू हुए हैं। झारखंड में भी इसी तरह से एक रिडक्शन देखा जा रहा है। प्लेटोइंग ऑफ केसेस का जो एक अनुमान हम पंजाब में लगा पा रहे हैं, इसी तरह तेलंगाना में भी प्लेटोइंग ऑब्जर्व हो रही है। अर्ली सिग्नल्स ऑफ प्लेटोइंग उत्तर प्रदेश में भी दिखते हैं। इसी तरह उत्तराखंड में भी हम देख रहे हैं कि केसेस प्लेटो कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत ही अर्ली सिग्नल्स हैं। जरूरी है कि स्टेट्स और डिस्ट्रिक्ट्स के स्थाई पर कंटिन्यूड एफर्ट्स ऑफ कंटेनमेंट बने रहें, ताकि जो ये गेन्स प्रिज्यूमेबली हमें दिख रहे हैं, उन गेन्स को हम प्रिजर्व कर सकें। तो आपने बात सुनी कि स्वास्थ्य मंत्रालय क्या कह रहा है और एम्स के निदेशक क्या कुछ कह रहे हैं। आइए अब सीधा रुख कर लेते हैं मुंबई का, जहां से अभिषेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता, उनका रुख कर लेते हैं। अभिषेक, जिस तरीके से जब सख्त पाबंदियों की बात कही गई थी महाराष्ट्र के अंदर, तो लग रहा था कि अब आम आदमी का क्या होगा, लेकिन जिस तरीके से वहां पर अब मामले कम हुए हैं और बड़ी वजह वहां पर लॉकडाउन जैसी पाबंदियां ही माना जा रहा है, तो नहीं लगता कि बाकी और जगह भी इन पाबंदियों को लागू कर देना चाहिए ताकि केसेस में कमी आए? बिल्कुल, यह साफ है। देखिए, सही कहा आपने कि देखिए पूरे महाराष्ट्र में जिस तरीके से लॉकडाउन जैसी स्थिति लगाई गई है, लॉकडाउन लगाने का मतलब साफ है कि जिस तरीके से केसेस कम हो, कहीं कि उसका असर देखिए अब देखने को मिल रहा है। धीरे-धीरे केसेस कम होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। मुंबई की बात कर लें, मुंबई के पास वसई की बात कर लें, थाने की बात कर लें, पूरे महाराष्ट्र की बात कर लें, स्थिति जरूर अब कह सकते हैं स्थिति कुछ नियंत्रण में है, लेकिन अभी भी ऐसी कोई बात नहीं है कि पूरी तरह से सब कुछ सही हो चुका है, क्योंकि यह अगर मेंटेन करने की आवश्यकता, अगर मेंटेन नहीं किया गया तो स्थिति और भयावह हो सकती है। लेकिन आपको मैं एक तस्वीर है वो दिखाने जा रहा हूं। आज मुंबई के पास इस वक्त मैं वसई इलाके में मौजूद हूं। यह वसई जो है पालघर जिले में आता है। यहां पर देखिए जितने भी भीड़ आपको दिखाई पड़ेंगे, यह सभी लोग वैक्सीन लगाने आए हैं। महाराष्ट्र में वैक्सीन को लेकर आप देख रहे होंगे पिछले कई दिनों से लगातार उहापोह मचा हुआ है, वैक्सीन की लगातार कमी देखी जा रही है। और ये वसई का बाजार महानगर पालिका एक सेंटर है जहां पर बकायदा बड़ा बोर्ड लगा दिया गया है कि वैक्सीनेशन सेंटर विल बी क्लोज्ड टिल फर्दर ऑर्डर। और यह चीजें जो है आज से नहीं, यहाँ के लोग जो बता रहे हैं कि कई दिनों से लगातार सुबह चक्कर लगाते हैं, लेकिन यह सेंटर बंद रहता है, कोई भी यहाँ पे नहीं आता है। तमाम जो वृद्ध लोग हैं वह आते हैं, 80 साल से अधिक की उम्र के लोग हैं, महिलाएं हैं, इनको कहा जाता है कि नौकरी पे नहीं रखेंगे जब तक आप वैक्सीन लगाएंगे नहीं। यह स्थिति है और यहाँ पे कोई बताने वाला नहीं है। सीधे में लोगों से जान लेते हैं, आप कहाँ रहती हैं, क्यों आपको वैक्सीन नहीं लगाया जा रहा है? मैं गोकीरा तालाब रोड पर रहती हूँ
मैं अभी 1 हफ्ते से घर पर हूँ, मेरा कमाने वाला कोई नहीं है, मेरी मम्मी और मेरी बेटी है। तो बोलते हैं इंजेक्शन लेंगे तभी जॉब पर रखेंगे। अभी भी मैडम का कॉल आया, क्या हो गया? मैं बोली नहीं मिल रहे। मैं 10 हॉस्पिटल घूम के आई, ऊपर जाके आई, जो हॉस्पिटल में मिलता है जो जाके आई, पर नहीं मिल रहा है मुझे। आप क्या कर रहे हैं? मेरा 2nd डोज है। मेरी 80 साल की उम्र में आचोले गांव के करीब रहता हूँ, नाला सोपारा मझटिया पार्क में। अब रोज यहाँ आके 3-4 दिन से आता हूँ तो ऐसा बहुत बताते हैं कि वैक्सीन नहीं है, या तो कोई आ जाते हैं तो लंबी लाइन रहती है तो कहता है कि आज मिलने वाला नहीं। लाइन जब खलास हो जाती है, जब आदमी चले जाते हैं, फिर 12 साढ़े 12 बजे वापस खोलते हैं, अपने खास आदमी लोग को देते हैं। हम लोग ऑब्जेक्शन करने से बोलते तुम भी आ जाओ। ऐसा हो रहा है। अभी 2-3 दिन से तो मैं यहाँ आ रहा हूँ। क्यों नहीं लिया अब तक आपने? अपने 12 बजे खोलते थे, क्यों नहीं? क्यों नहीं लिया आपने? उसी दिन में नहीं था, मगर जब दूसरे दिन जब आया तब सब पुराने बोर्ड लगा हुआ है कि यहाँ पे क्लोज रहेगा। क्या कहेंगे आप? डेली आते हैं यहाँ पे? मैं आज ही आया, 3 तारीख तक बंद था इसलिए आया नहीं था, और 3 तारीख को आज आया तो सवेरे 4 बजे से मैं लाइन में हूँ। और मेरे घर में 3 जन हम सीनियर सिटीजन हैं जिसको फर्स्ट डोज देके 50 दिन हो गया। 15 मार्च और 16 मार्च को पहला डोज दिया गया है। तो वो डोज के बाद अभी 50 दिन हो गया, वो डोज का क्या करने का? और समझ रहा हूँ, स्थिति खराब है। आप क्या पहला डोज ले, सेकंड डोज? मैं पहले डोज के लिए मैं 27 तारीख से आ रहा हूँ, और ये विरंगला केंद्र है एवरसाइन सिटी के पास। और ये लोग क्या कर रहे हैं कि पैसा लेके लोगों को पीछे से घुसा रहे हैं, और यहाँ के लोकल लोग में कोई आता नहीं है, और लोग सुबह 4 कोई इन्फॉर्मेशन नहीं इनकी। और न बंद कैसे घुसाते हैं, हमको समझाएं कैसे? जब ये चालू करते हैं तो ये लोग क्या करते हैं कि अपने आदमी से 200-250 रुपया लेके पीछे से डॉक्टर से सेटिंग करके पीछे से घुसाते हैं लोग। और जो बेचारे लाइन में लगे रहते उनको बोलते हैं कि कल आओ, और फिर दूसरे दिन बंद रहता। कोई सबसे बड़ी बात, कल सामने से बोले वो लोग कि तुम आप लोग पैसे भरो और पैसे भर के इंजेक्शन ले लो, इधर क्यों लाइन करते हो? आपने रिकॉर्ड क्यों नहीं किया? मोबाइल पे रिकॉर्ड करना चाहिए मोबाइल से ऐसा। पर कल मेरे पास मोबाइल नहीं था। बिल्कुल, यह स्थिति आप देख रहे हैं, बड़ी विचित्र स्थिति समझ में आ रहा है कि यह महिलाएं हैं, दूर दूर से आई हुई हैं, और नौकरी पेशा बता रही हैं कि इन्हें जॉब पर नहीं लिया जा रहा है क्योंकि इन्होंने वैक्सीन लगाया नहीं है। वृद्ध हैं, 80 साल के अधिक उम्र है, यह लगातार यहाँ पर आ रहा है लेकिन वैक्सीन नहीं मिल पा रहा है। और यहाँ पर बोर्ड देखिए जो मैं दिख रहा है, साहब दिखाऊं आपको, लिखा हुआ है साहब, वैक्सीनेशन सेंटर विल बी क्लोज टिल फर्दर ऑर्डर। यानी यह साफ समझ में आता है कि पूरी तरीके से ताला लगा हुआ है। जैसा कि इनका आरोप है कि खोला जाता है कुछ समय बाद दोपहर में, जो यहाँ भीड़ कम होती है, और लोगों के पीछे दरवाजे से घुसाया जाता है। हालांकि इस पर आधिकारिक बयान लेना होगा, क्या सच है क्या झूठ है, इसमें समझ में आएगा। लेकिन जो पब्लिक कह रही है उस हिसाब से हम माने तो जरूर यहाँ पर कुछ जरूर गोलमाल हो रहा है। लेकिन यह साफ है कि वैक्सीन की कमी पूरे महाराष्ट्र में हमेशा देखी जाती रही है, और इसी वजह से आप देखिए कि पिछले कई दिनों से मुंबई में और मुंबई के आसपास तमाम जगहों वैक्सीनेशन को बंद कर दिया गया था। आज खोला गया है तो स्थिति यह है कि वैक्सीन नहीं मिल पा रही है। ठीक है अभिषेक, बहुत बहुत शुक्र है इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए कहा कुछ जाता है, लेकिन ग्राउंड जीरो पर जब पहुंचते हैं मीडिया के पत्रकार तो वहां पर हकीकत कुछ और नजर आती है। तो और आइए अब हम बढ़ते हैं अपनी कोविड ओपीडी की तरफ। जैसे कि हर बार इंडियन न्यूज आपसे वादा करता है, हर दिन आपके लिए ये खास शो लेकर आता है, और इस शो को लाने का मकसद सिर्फ इतना रहता है कि इस शो में हमारे साथ डॉक्टर्स का पैनल मौजूद रहता है, और हमारी ये कोशिश, ये मकसद इस शो को लाने के लिए कि आप घर बैठे हमें कॉल कीजिए, और आपके मन में कोई भी सवाल है, कोई भी दुविधा है या कोई भी समस्या है, तो उसके समाधान के लिए डॉक्टर्स मौजूद रहेंगे। वो आपको सलाह मशवरा देंगे कि आपको कब क्या करना चाहिए, या आपके मन में कोई ऐसा सवाल जिसके जवाब आप चाहते हैं। लगातार स्क्रीन पर नंबर हमारा फ्लैश हो रहा है, तो इन हालातों में आपको घबराना नहीं है। बस आप अपने मोबाइल उठाइए और उसके बाद हमारा नंबर डायल कीजिए। भले चाहे अस्पताल में आपके साथ कोई धांधली हो रही हो, या घर पर रहकर आपको कैसे इलाज करना है, तो खुद को कैसे आप फिट रखें कोरोना काल में, इन तमाम सवालों के जवाब डॉक्टर से देंगे। आइए मैं उनका तारुफ आपसे करा देती हूँ। डॉक्टर मनोज कुमार जो कि डायरेक्टर हैं मैक्स के, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और डॉक्टर डीके गुप्ता जो कि सीएमडी है फेलिक्स के, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का सर। सबसे पहले मैं डॉक्टर डीके गुप्ता आप ही के पास आना चाहूंगी और समझना चाहूंगी कि सर लगातार मामले जो है भारत में 24 घंटे में आंकड़ा बढ़ता चला जा रहा है, और ऐसे वक्त में सबसे ज्यादा जो दिक्कत लोगों के सामने आ रही है वो ये कि आखिर वो टेस्ट भी कराएं तो कैसे कराएं, क्योंकि 8-8 दिन की वेटिंग आ रही है, टेस्टिंग नहीं हो पा रही है। और इस बीच ऐसे में आपको याद होगा कि 2020 में अमेरिका ने एक किट को मंजूरी दी थी कि आप घर पर ही उस किट के जरिए टेस्ट का पता कर सकते हैं। वो किट जो है दरअसल वो जैसे प्रेगनेंसी में एक किट आती है वो काम करती है, पता चलता है टेस्ट नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, वैसे ही इस किट को बनाया गया था कि घर पर ही आप अपना
टेस्ट खुद कर सकते हैं ताकि आरटीपीसीआर या अस्पतालों के चक्कर लगाने से या सेंटर्स जाने से आप बच पाए। नहीं लगता सर कि जो मामले भारत में लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसे वक्त में वो किट भी अगर भारत में आ जाए या भारत उसको मंजूरी दे दे तो एक बड़ी गेम चेंजर साबित हो सकती है? देखिए, ऑलरेडी हमारे पास रैपिड एंटीजन टेस्ट रैट के नाम पे एक टेस्ट अवेलेबल है जो आसपास नियर बाई सारे अस्पतालों में जाता है। उसकी रिपोर्ट भी तुरंत विदिन 15 मिनट्स रिपोर्ट मिल जाती है। वो भी है इसमें जैसे प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं, सिंगल लाइन, डबल लाइन, उसमें भी डबल लाइन देता है। वो जरूरी लोग क्या कर रहे हैं, आरटीपीसीआर के पीछे भाग रहे हैं, लगता है कि आरटीपीसीआर ही काफी है नहीं। तो अगर एंटीजन टेस्ट सिम्टोमेटिक है तो 90% ज्यादा लोगों को पॉजिटिव आ रही है, मतलब 90% ज्यादा टेस्ट अगर आप सिम्टोमेटिक है तो आपको सकते हैं उतना ही आरटीपीसीआर से कम कर रहा है। 30% फॉल्स नेगेटिव आ रहे हैं, एंटीजन टेस्ट पॉजिटिव आ रहे हैं। इसलिए मैं तो ये कहता हूँ हर जगह अवेलेबल है। पहले आप अपना एंटीजन टेस्ट कराएं। अगर एंटीजन टेस्ट नेगेटिव है और आपको सिम्टम के लक्षण है, मतलब काफी जुकाम बुखार है और डिफिकल्टी है, ब्रीथिंग डिफिकल्टी है या बल्कम आ रहा है या बॉडी हो रहा है, हेडेक हो रहा है, नाक में स्वाद में स्मेल नहीं है, टेस्ट नहीं है, और ऐसे कोई सिम्टम्स आ रहे हैं और अगर एंटीजन टेस्ट नेगेटिव आ रहा है तो फिर आपको आरटीपीसीआर कराने की जरूरत, अदरवाइज नहीं करनी। और अगर एंटीजन टेस्ट नेगेटिव आ रहा है, आपको डिफिकल्टी है, सैचुरेशन फॉल हो रहा है, लगातार 5-7 दिन से लगातार बुखार आ रहा है, बुखार नहीं टूटता, तो फिर अपना छाती का HRCT कराएंगे। बहुत बड़ा सेंसिटिव टेस्ट स्क्रीनिंग के लिए, इसमें भी पता लग जाएगा तो ठीक है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं, उसके बाद डॉक्टर मनोज कुमार के पास जाएंगे। जी पूछें अपना सवाल, क्या जानना चाहते हैं आप सतीश? आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है तो अपना सवाल पूछें। लगता है चलिए संपर्क नहीं हो पा रहा है। अगर आप हमारे शो देख रहे हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। लगातार नंबर स्क्रीन पर हम आपको दे रहे हैं कि घर बैठे आप डॉक्टरी सलाह ले सकते हैं। कोई भी मशवरा आपको चाहिए या आपको कोई भी ट्रीटमेंट चाहिए तो आप पूछ सकते हैं। किसी दवाई को लेकर कोई कंफ्यूजन है आपके मन में, या फिर ऐसे वक्त में मुश्किल हालातों में आपको क्या करना है, कैसे घर पर आप सुरक्षित रह सकते हैं, कैसे आप घर पर फिट रह सकते हैं, इसके लिए आप हमें फोन जरूर कीजिए। डॉक्टर्स यहाँ पर मौजूद हैं, आपके हर सवाल का जवाब वो आपको देंगे। देश के जाने माने डॉक्टर्स इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद हैं। डॉक्टर मनोज कुमार, जो जिक्र किया मैंने किट का और जैसे कि डॉक्टर डीके गुप्ता ने भी बताया, नहीं लगता सर कि ऐसे वक्त में बहुत ज्यादा जरूरत है? क्योंकि देखिए एंटीजन के लिए भी घर से बाहर आदमी को निकलना पड़ता है, लेकिन वो किट अगर हर घर में मौजूद होगी या वो किट आसानी से मिलेगी तो शायद बाहर निकलना भी आदमी नहीं चाहेगा और जरूरी काम के लिए भी वो नहीं निकलेगा क्योंकि उसका काम घर में हो जाएगा। जी, जैसे डॉक्टर गुप्ता ने बताया कि रैपिड एंटीजन टेस्ट जो है बहुत दिन से हम लोग कर रहे हैं और इवन जो नॉन कोविड पेशेंट्स होते हैं उनका हम हॉस्पिटल में एडमिशन भी रैपिड एंटीजन के बाद करते हैं और साथ साथ में सीवी नेट भेज देते हैं, मतलब जो मोर कंफर्मेटरी टेस्ट है। तो ये टेस्ट हमारे यहाँ अवेलेबल है, बट इसको आपने सही कहा कि इसको घरों तक कैसे पहुंचाया जाए, क्योंकि अगर घर तक ये पहुंच जाते हैं तो कम से कम प्रिलिमिनरी जो स्क्रीनिंग है वो घर पे हो जाएगी। लोगों को लंबे लंबे लाइन में जाके आरटीपीसीआर के लाइन में और 5 दिन 6 दिन वेट ना करना पड़ेगा रिजल्ट के लिए। जहां तक डॉक्टर गुप्ता ने भी आपको बताया कि अगर पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव टेस्ट आने के बाद कोई कंफ्यूजन नहीं है, आरटीपीसीआर नहीं भी कराएं आप कोविड पॉजिटिव है। जहां निगेटिव होता है वहां पे थोड़ी सी शंका होती है कि रैपिड एंटीजन के बाद फिर आपको आरटीपीसीआर कराना चाहिए अगर आपको सिम्टम्स कोविड के लग रहे हैं, जैसे फीवर हो रहा है, ब्रेथलेसनेस हो रहा है, बॉडी एक हो रही है, और क्लिनिकली अगर आपको ऐसा लगता है कि कोविड के लक्षण है तो फिर अगर रैपिड एंटीजन निगेटिव भी आता है तो आपको आरटीपीसीआर कराना चाहिए। बट इनिशियल स्क्रीनिंग टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। सरकार को कोई तरीका बनाना चाहिए कि जहां भी अगर इस तरह के लक्षण हो वहां होम डिलीवरी हो जाए इस किट्स की। बहुत आसान है करना, कोई ऐसा इसमें बड़ी चीज नहीं है। इसको लोगों को थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन देके, इवन वीडियो इंस्ट्रक्शन देके भी वो घर में अपना रैपिड एंटीजन कर सकते हैं। ठीक है। कॉलर सतीश एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ेगा, उनका रुख कर लेते हैं। सतीश, अगर अब आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो अपना सवाल पूछे, क्या जानना चाहते हैं आप? एक तो मैम मेरी मिसेज की एज 35 ईयर है, उनको बीपी की दवाई चल रही है, वो इसमें वैक्सीन लगवा सकते? ठीक है। डॉक्टर डीके गुप्ता, क्या मैम, क्या क्वेश्चन है? उनका क्वेश्चन ये है कि उनकी वाइफ को बीपी की प्रॉब्लम है, उनकी मेडिसिन ऑलरेडी चल रही है, तो क्या ऐसे में वैक्सीन ले सकती हैं, वो वैक्सीन लगवा सकती हैं? बड़ा अच्छा सवाल है। हम लोग सब कि किसी को अगर ब्लड प्रेशर है, थायराइड है, डायबिटीज है, हार्ट प्रॉब्लम है, COPD है,
कैंसर है, किडनी प्रॉब्लम है, डायलिसिस पे, ट्रांसप्लांट है, या उसको किसी को एनीमिया है, थैलेसीमिया है, ये सारे पेशेंट हाई रिस्क होते हैं, इनको तो वैक्सीन पहले लगवाना चाहिए। तुरंत लगवाना चाहिए वैक्सीन, वेट नहीं करना चाहिए जैसे अवेलेबल। ठीक है, तो उम्मीद है कि सतीश आपको इस सवाल का जवाब मिल गया होगा। अब डॉक्टर मनोज कुमार, आप उस वक्त जिक्र कर रहे थे कि अगर किसी का RT-PCR टेस्ट निगेटिव है तो टेंशन वाली बात हो जाती है, एंटीजन अगर निगेटिव है तो सर, लेकिन ऐसे में कई बार ये होता है कि लक्षण पूरे मौजूद होते हैं बॉडी में, लेकिन फिर भी टेस्ट निगेटिव आता है, तो कितने दिन इंतजार करना चाहिए दूसरे टेस्ट के लिए, या फिर तुरंत करा लेना चाहिए? मुझे लगता है तुरंत करा देना चाहिए, क्योंकि जो RT-PCR का रिपोर्ट है वो भी 3-3, 4-4 दिन में आ रहा है, वहां भी लंबी लाइन लगी हुई है। तो अगर लक्षण जो मैंने आपको बताया संक्षेप में कि अगर फीवर कंसिस्टेंट है, फीवर लगातार हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, या जुकाम है, खांसी है, बॉडी में एक दर्द है, अगर शरीर में दर्द है, तो उनको RT-PCR कराना चाहिए। यहाँ पे आपको मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, इवन RT-PCR भी 100% नहीं है सेंसिटिव, वहां भी सेंसिटिविटी 70% ही है। तो अगर RT-PCR भी नेगेटिव आता है, उसके बावजूद भी लक्षण है, तो आपको HRCT करा के अपना जो कहते हैं CT स्कैन चेस्ट करा के आपको देखना चाहिए कहीं आपका जो फेफड़ा है वो कोविड से संक्रमित। ठीक है, अगले कॉलर नीरज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। नीरज, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल, क्या जानना चाहते हैं आप? मैम, मैं ये जानना चाहता हूँ, जो मेरे सोराइसिस है पूरे शरीर में, पूरी बॉडी में, तो क्या वैक्सीन लगाना जरूरी है? क्या है पूरे शरीर में, आप अपना सवाल दोहराएं। सोराइसिस है, स्किन प्रॉब्लम। हाँ, अच्छा, ठीक है। डॉक्टर DK गुप्ता, जैसे मैंने अभी बताया था कि सोरियाटिक अर्थराइटिस हो, सोरियासिस हो, स्किन एलर्जी है, किसी और दवाई से एलर्जी है, सल्फर ड्रग से एलर्जी है, या आपको डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर है, थायराइड है, ये सारी बीमारियां जो हैं, कोई भी बीमारी में इंजेक्शन ना लगवाने की मनाही नहीं है, आप वैक्सीन लगवा सकते हैं। वैक्सीन बिल्कुल सेफ है, अगर नहीं लगाएंगे तो नुकसान है, बिकॉज आप लोग हाई रिस्क हैं। आपको अगर कोरोना बीमारी होती है तो आपको कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस ज्यादा है, बीमारी सीरियस ज्यादा हो सकती है, तो इसलिए आप जरूर दवाई इंजेक्शन लगवाएं। हाँ, अगर कोई आप स्टेरॉइड खा रहे हैं, इम्यूनोसप्रेसेंट खा रहे हैं, तो अपने डॉक्टर से संपर्क करके कुछ दिनों के लिए हमें स्टेरॉइड को डिसकंटिन्यू करना पड़ता है 2 हफ्ते के लिए, तब हम वैक्सीन लगाते हैं, तो वो जरा पता कर लें अपना। उसके अलावा वैक्सीन लगाना कोई भी कॉन्ट्राइंडिकेशन आपके लिए नहीं है। ठीक है, तो आपके मन में भी अगर कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, और सलाह मशवरा घर बैठे आप ले सकते हैं इंडिया न्यूज के माध्यम से, क्योंकि देश के बड़े डॉक्टर सिर्फ इंडिया न्यूज पर आपको मिलेंगे, देश दुनिया के। तो आप हमें कॉल कीजिए और अपने सवाल के जवाब आप पाइए। आपके मन में कोई भी डाउट है तो उसे आप क्लियर कीजिए, डॉक्टर से पूछिए। डॉक्टर मनोज कुमार, एक चीज मैं यहाँ पर आपसे समझना चाहूंगी कि हमारे पास एक सवाल आया था, दरअसल उनको कोरोना हुआ था और बहुत तगड़ा अटैक था उनके ऊपर, ऑक्सीजन लेवल भी बहुत नीचे जा चुका था, 10 दिन में 8 किलो वजन भी उनका कम हो गया, लेकिन अब 2-3 दिन से रिपोर्ट उनकी निगेटिव आ चुकी है। 10-12 दिन हो चुके हैं, 2 बार टेस्ट करा चुके हैं, दोनों बार रिपोर्ट उनकी निगेटिव आ चुकी है। लेकिन अभी क्या था, सिर्फ वीकनेस उनको महसूस हो रही थी, वीकनेस बहुत ज्यादा बॉडी में आ गई थी, लेकिन अब 2-3 दिन से उनको किडनी का पेन हो रहा है, जो अब रात अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? क्या कोविड की वजह से कोई असर है ये किडनी पर? टेस्ट कराना चाहिए दोबारा से उन्हें, या फिर किडनी का कुछ और ट्रीटमेंट कराना चाहिए? किस वजह से ये अब दर्द हो रहा है किडनी का? अमूमन जब आपका टेस्ट पॉजिटिव आता है, उसके 11 दिन के बाद आप कोविड से फ्री हो जाते हैं। हो सकता है कि आपका RT-PCR भी निगेटिव आ जाए, बट कोविड इस दौरान आपके डिफरेंट ऑर्गन्स को इफेक्ट कर देता है। हो सकता है कि कोविड निगेटिव भी हो, फिर भी आपका ऑक्सीजन कम आ रहा हो, क्योंकि लंग्स जो हैं या फेफड़े जो हैं वो संक्रमित हैं, वहां कोविड निमोनिया हुआ है। जैसे इनको रीनल पेन हो रहा है, ये दोनों चीजें हो सकती है कि या तो इनको प्री एग्जिस्टिंग कोई रीनल स्टोन्स हो, किडनी स्टोन्स हो, उसके वजह से पेन हो रहा हो, या हो सकता है कि किडनी इन्वॉल्व हुआ हो। बट पेन किडनी में होना ज्यादातर ज्यादा मुझे लगता है कि ये किसी स्टोन्स या ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हो रहा है। तो उसके लिए एक ही अल्ट्रासाउंड करा लें किडनी यूरेटर ब्लैडर का, लोअर एब्डोमेन का, उससे पता चल जाएगा कि क्या पैथोलॉजी है जो इनको रीनल पेन या किडनी पेन दे। ठीक है, चलिए अगले कॉलर का हम रुक कर लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं अगले कॉलर ललित देहरादून से। ललित, क्या सवाल है आपका? पूछिए अपना सवाल। जी मैम, मेरा सवाल ये है, जैसे कोई कोविड पेशेंट निकल जाता है तो लोग उससे बहुत ज्यादा दूरियां बना लेते हैं, एकदम से उसको निगेटिव में ले जाते हैं, तो क्या ऐसा करना ठीक है? जी डॉक्टर DK गुप्ता। क्या चीज?
उनका ये सवाल है कि अगर कोई कोविड पेशेंट हो जाता है या किसी की रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाती है तो सब उससे दूरी बना लेते हैं। अब दूरी किसने जरूरी है, आप ये जरा समझा दीजिए। देखिए, दूरी बनाने का मतलब ये नहीं है कि कोई सोशल स्टिग्मा होना चाहिए। कोविड ऐसी बीमारी नहीं है, कोई छुआछूत की बीमारी है और हम सबको हो रही है, तो इसमें कोई भी दूरी बनाने की बात नहीं। लेकिन हाँ, आपको आइसोलेशन करना चाहिए, आपको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना चाहिए। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना, 2 गज की दूरी रखना, मास्क लगाना, हाथ बार बार धोना, ये कोई दूरी बनानी नहीं है, ये बिल्कुल जरूरी है अगर ऐसा कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। दूसरी बात, जिसको कोविड हुआ है उसको खुद चाहिए कि वो खुद आइसोलेट हो जाए एक अलग कमरे में, जहाँ पे खूब अच्छी से हवा आ रही हो, वेंटिलेशन हो, खिड़की हो, उसका सामान अलग हो, खाने पीने का बर्तन अलग हो, उसका वॉशरूम अलग हो। तो कभी, बिकॉज हम सबको पता है कि कोविड बहुत ही इन्फेक्शियस बीमारी है, बड़े तेजी से फैलती है। अगर कोई आपके कांटेक्ट में आता है तो वो जल्दी ही पॉजिटिव होने के चांसेस रहते हैं उसके, तो इसलिए थोड़ी दूरी बनाना जरूरी है। अगर आप कोविड पॉजिटिव हैं, अपने मित्रगणों से, अपने परिवारजनों से, अपने बच्चों से अगर नहीं बनाएंगे तो वो भी पॉजिटिव हो जाएंगे। तो इसको पॉजिटिव वे में लें, ना कि नेगेटिव वे में लें। ठीक है। तो दोनों डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप दोनों हमारे साथ बने रहिएगा। वक्त है इस वक्त की हेडलाइंस पर एक नजर डालने का। आयोजक है पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। देश में लगातार तीसरे दिन कोरोना के नए केस में कमी, लेकिन मौत का आंकड़ा बढ़ा। 24 घंटे में 3,57,000 बीमार, 3,449 मरीजों ने तोड़ा दम। कोरोना महामारी की सबसे ज्यादा मार झेल रहे महाराष्ट्र में सुस्त हुई कोरोना की रफ्तार। 24 घंटे में 48,621 नए केस, 567 मरीजों की मौत। दिल्ली में नहीं थम रहा कोरोना से मौत का सिलसिला। एक दिन में 448 मरीजों ने गंवाई जान, 18,000 नए बीमार। यूपी में 285 मरीजों की मौत। पश्चिम बंगाल में हिंसा के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल। आज बंगाल पहुंचकर हिंसा में मारे गए बीजेपी कार्यकर्ताओं के परिवारों से मिलेंगे जेपी नड्डा। कल देश भर में धरना प्रदर्शन। यूपी पंचायत चुनाव में बीजेपी को बड़ा झटका। पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी का परचम। अयोध्या, मथुरा, वाराणसी में भी हारी बीजेपी। तो लगातार यहां पर कोविड ओपीडी ओपन है इंडिया न्यूज पर। डॉक्टर्स का बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद है। आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप उसका जवाब ले सकते हैं, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उसका हम रुख कर लेते हैं। कोरोना के बढ़ते केस पर राहुल गांधी ने ट्वीट किया है और ट्वीट के जरिए उन्होंने लिखा कि लॉकडाउन ही कोरोना से निपटने का एकमात्र समाधान है। ये कहना है राहुल गांधी का। बता दें कि सरकारी लापरवाही लोगों की जान ले रही है। ये कटाक्ष सरकार पर लोगों का। राहुल गांधी का संक्रमण रोकने के लिए लॉकडाउन जरूरी है, ये साफ कह चुके हैं राहुल गांधी। तो तमाम जगह से लॉकडाउन की मांग अब पुरजोर तरीके से उठ रही है। कोर्ट भी कह चुका है सरकार को इस पर विचार विमर्श किया जाना चाहिए। और अब राहुल गांधी का ये ट्वीट कोरोना के बढ़ते केस को लेकर राहुल गांधी ने साफ लिखा है कि लॉकडाउन ही कोरोना से निपटने का एकमात्र समाधान है। आगे वो लिखते हैं कि सरकारी लापरवाही लोगों की जान ले रही है। सरकारी लापरवाही की वजह से लोगों को जान जा रही है। संक्रमण रोकने के लिए लॉकडाउन जरूरी है। तो मेहमानों का भी लगातार डॉक्टर्स का पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। आइए एक बार फिर से उनका रुख कर लेते हैं। डॉक्टर मनोज गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ साथ डॉक्टर डीके गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर मनोज कुमार, जिस तरीके से हर तरफ से इस वक्त लॉकडाउन की मांग उठ रही है, राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर दिया है कि लॉकडाउन जरूरी है। कोर्ट भी सरकार को चेता चुका है कि इस तरफ ध्यान दिया जाए। क्या वाकई में सिर्फ और सिर्फ लॉकडाउन ही अब एक रास्ता रह गया है इस महामारी को कंट्रोल करने के लिए? आप कितने फेवर में लॉकडाउन के? जी, मैं बिल्कुल फेवर में हूँ लॉकडाउन के, क्योंकि हम इस चीज से ज्यादा घबरा रहे हैं कि हेल्थ सिस्टम जो है वो बिल्कुल चरमरा गया है, कोलैप्स सा कर गया है। अभी आपको बता रहा हूँ, एक पेशेंट जिसका 60% सैचुरेशन है, उसको किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भेजा, वहां गेट के अंदर घुसने नहीं दे रहे हैं। तो ऐसी हालत में मुझे लगता है चेन जो है ट्रांसमिशन का, उसको ब्रेक करने के लिए लॉकडाउन बहुत जरूरी है। और कम से कम 2 हफ्ते का स्ट्रिक्ट लॉकडाउन होना चाहिए। और लोगों से भी मैं प्रार्थना करूंगा कि अगर जब तक लॉकडाउन का अनाउंसमेंट नहीं होता है, वो अपने घरों में रहें और अब समझे कि कानूनन वो लॉकडाउन में है और बिल्कुल बेवजह बाहर ना निकलें जब तक कोई बहुत ज्यादा इमरजेंसी ना हो, क्योंकि इसका जो पब्लिक डेटा में जो कन्वर्सन आएगा या जो रिजल्ट आएगा वो 2 हफ्ते के बाद आएगा। तो अभी से अगर हम लोग करें तो, क्योंकि जिस तरीके से केसेस रोज बढ़ रहे हैं, हालांकि कुछ कल
संडे का था, तो हो सकता है उसकी वजह से थोड़ा सा आज के डेटा में थोड़ा फर्क पड़ेगा, क्योंकि कल मंडे का डेटा जनरली टेस्ट कम होने की वजह से थोड़ा कम आता है केसेस, बट आज जो आएगा उससे पता चलेगा कि क्या रियल स्थिति है। बट लॉकडाउन इस समय की जरूरत लग रही है। बिल्कुल। डॉक्टर डी के गुप्ता, आप भी इत्तेफाक रख रहे हैं डॉक्टर मनोज कुमार की बातचीत से? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मुझे लगता है जहाँ भी केसेस ज्यादा आ रहे हैं वहाँ पे करवा देना चाहिए, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर फेलियर होगा, जहाँ पे बेड नहीं है, हॉस्पिटल से पैरामेडिकल स्टाफ नहीं मिल रहा है। सर, आपके ऑडियो में कुछ दिक्कत हो रही है, शायद आप एक बार अपना माइक चेक कर लीजिए। आपका ऑडियो क्लियर नहीं आ पा रहा। डॉक्टर डी के गुप्ता, डॉक्टर मनोज हमारे साथ बने हुए हैं लगातार। सर, एक बार अपना माइक चेक कर लीजिए। तो कोरोना के खिलाफ देश बड़ी जंग लड़ रहा है और इस जंग में वैक्सीन अहम हथियार के रूप में कारगर हो रही है। इसलिए देश भर में वैक्सीनेशन चलाया जा रहा है। अब 18 साल के ऊपर के लोगों के लिए वैक्सीनेशन चल रहा है। दिल्ली से लेकर चेन्नई तक टीकाकरण को लेकर लोगों की लंबी लंबी लाइन लगी हुई है। दिल्ली के विनोद नगर की आप तस्वीरें देखिए। दिल्ली के विनोद नगर में खुद डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने वैक्सीनेशन सेंटर जाकर जायजा लिया, तो वहीं मुंबई से लेकर भुवनेश्वर के कई सेंटर्स में लोगों की लंबी लंबी कतारें देखी गई। तो विनोद नगर दिल्ली की तस्वीरें, जहां पर वैक्सीनेशन के लिए लाइन लगी हुई लोगों की। सिसोदिया खुद हालात का जायजा लेने विनोद नगर दिल्ली पहुंचे। बीकेसी सेंटर मुंबई में भी लोगों की लंबी कतारें देखने को मिली। लोगों की हर जगह कतारें लग रही हैं और 18 से ऊपर वालों का टीकाकरण पंचकुला हरियाणा में भी शुरू हो चुका है दिल्ली के साथ साथ। तो ये 5 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों को आप देखिए कि वैक्सीनेशन सेंटर पर खुद उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पहुंचते हैं। इसके अलावा लंबी कतारें हर जगह नजर आ रही, लेकिन कई जगह पर लोग आरोप भी ये लगा रहे हैं कि उनको समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर वो करें तो क्या करें, या फिर जब वो सेंटर पर पहुंच रहे हैं तो वहां पर वैक्सीन उन्हें मिल ही नहीं पा रही है। तो 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं कि विनोद नगर दिल्ली में कैसे लोगों की लंबी लंबी लाइन नजर आ रही वैक्सीनेशन के लिए। लेकिन कई जगह लोगों की शिकायत भी है कि वैक्सीन सेंटर पर जब वो पहुंच रहे हैं तो उनको बेरंग वापस लौटना पड़ रहा है। खासतौर पर मुंबई की अगर हम बात करें, वैक्सीनेशन बेशक जरूरी है लेकिन लोगों को नहीं मिल पा रहा है। तो मुंबई का जिक्र हमने किया। मुंबई में 18 साल से ज्यादा उम्र वालों का वैक्सीनेशन शुरू हो गया है, लेकिन 45 साल से ज्यादा उम्र वाले लोग दूसरा टीका लगवाने के लिए भटक रहे हैं। 45 वर्ष के ऊपर के जो लोग हैं वो अभी भी वैक्सीन का टीका नहीं ले पा रहे हैं। इसी बीच में जो सेकंड डोज का इंतजार कर रहे थे, जब उनकी बारी आ चुकी है, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि जो ये व्यक्ति हैं, इन्होंने शिव नारायण इनका नाम है, रजिस्ट्रेशन किया था, अपना पहला डोज ले चुके हैं, लेकिन अब जब दूसरी डोज के लिए 1.5 महीने के वक्त के बाद यहाँ लौटे हैं तो उन्हें बताया जा रहा है कि वैक्सीन का टीका नहीं लग पाएगा। सर, आपसे क्या यहाँ पर जानकारी दी गई? अरे यहाँ इसने बोला सोमवार को आया। मैं मोबाइल अभी तक खरीदा नहीं है मैडम, तो अभी अनपढ़ आदमी क्या करेगा बताइए आप। मैडम, मैं अनपढ़ आदमी हूँ। पहला डोज कब लिए थे सर आप? ये 22 को, अगले महीने के 22 को। अच्छा। हाँ। लेकिन लगातार कई दिनों से इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि 45 साल के ऊपर को शुक्रवार को बोला इसने कि सोमवार को आ जाओ, मिल जाएगा आपको। ये भाई ने बोला मेरे को। अच्छा। तो अभी तक दे रहा नहीं है मेरे को, बताइए आप। यहाँ पर एक मैम भी मौजूद है। मैम ने अभी बताया हम लोगों को कि जब आप लास्ट टाइम आई थी तो सेंटर ही बंद था, तो दोबारा कितनी दिक्कत हो रही है, क्योंकि लगातार बार बार आना कोविड की सिचुएशन। बहुत बात बराबर है, लेकिन ये लोग बोलते हैं रजिस्ट्रेशन करो तो ही मिलेगा। रजिस्ट्रेशन हो नहीं रहा है, रजिस्ट्रेशन भी नहीं हो रहा है। तो बोलते हैं वैक्सीन रहेगा तो रजिस्ट्रेशन होगा, या फिर सिक्योरिटी वाले बोल रहे हैं क्या कंटिन्यू करते रहिए, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो मिल जाएगा सेकंड डोज। फिलहाल आप देख पाएंगे कि यहाँ पर 1-2 आपसे हमने जिनकी बात करा, इसके अलावा भी कई लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो सेकंड डोज का टीका लेने के लिए बाहर आ रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, इंक्वायरी निकाल कर चले जाते हैं। आपका भी सेकंड डोज का नंबर है? सेकंड डोज का नंबर है, लेकिन कहा दे ही नहीं रहा है कोई। हमारे नेस्को में तो पूरा 4-8 दिन से बंद है, वहाँ तो वैक्सीन ही नहीं वहाँ पे। तो यहाँ पर आपको आने के लिए सजेस्ट किया? हाँ, बोला यहाँ तो आके देखेंगे, हाँ मिल जाएगा तो अच्छी बात है, लेकिन यहाँ भी कहाँ है, देखो ले ही नहीं रहे इन लोग हाथ में। आपको क्या पता नहीं था कि अभी सिर्फ 45 साल के ऊपर के लोगों को नहीं दे रहे हैं, 18 से 44? हमारा सेकंड डोज है ना, सेकंड डोज के लिए तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कभी भी दे रहे उन लोग। तो सेकंड डोज के लिए भी तो अभी बंद करेंगे तो कहाँ जाएंगे हम लोग, कहाँ जाए? 1 महीना और 10 दिन हो गया अभी आपने जैसे सुना कि जो लोग सेकंड डोज वाले थे, कहा गया था बीएमसी द्वारा कि उन्हें प्रायोरिटी पे रखा जाएगा, यानी कि जो रजिस्टर्ड लोग हैं 18 से 44 वर्ष के बीच में, इसके अलावा जो 45 के ऊपर सेकंड डोज का लेने के लिए इंतजार कर रहे थे, उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। लेकिन फिलहाल यहाँ की सिचुएशन बिल्कुल अलग है। कैमरा पर्सन विष्णु निर्मल के साथ शिवानी मिश्रा, इंडिया न्यूज मुंबई।
मुंबई का हाल आपने देखा, लेकिन मुंबई समेत महाराष्ट्र में कोरोना का तांडव मचा हुआ है। पूरे महाराष्ट्र में ब्रेक द चेन नाम से सख्त लॉकडाउन लगाया गया है, जिससे लोग घरों में ही रहे, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं है। इसलिए मुंबई में पुलिस अब बिना वजह घूमने वाले लोगों को पकड़कर सीधे बस में बिठा रही है और उनका RT-PCR कराया जा रहा है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अभिषेक शर्मा, उनकी ये रिपोर्ट आप देखिए। मुंबई के पास पालघर जिले में इस वक्त ऐसी कार्रवाई चल रही है जो आपको दिखाना चाह रहे हैं किस तरीके से कि लोग क्यों घर के बाहर निकल रहे हैं। आप देखिए कि इस वक्त मुंबई के पास पालघर जिले में तुलिंज पुलिस स्टेशन यानी नालासोपारा इलाके में पुलिस एक ऐसी कार्रवाई कर रही है जो वास्तव में बहुत जरूरी है। आप देखिए कि जगह जगह पर वो घूम रहे हैं और घूमकर वह उन लोगों सभी को पकड़ रहे हैं जो फालतू में वो घूम रहे हैं, बिना काम के घूम रहे हैं, और उन सभी लोगों को गाड़ी में बैठाया जा रहा है। आप देखिए कि एक गाड़ी ऐसी बनाई गई है जो पूरे इलाके में घूम रही है, उस गाड़ी में सभी को बैठाया जा रहा है और जाकर इन लोगों के सभी लोगों का कोविड टेस्ट किया जा रहा है। यानी कोरोना टेस्ट करने के बाद अगर किसी को पॉजिटिव आता है तो तत्काल प्रभाव से उन्हें वहाँ क्वारंटाइन किया जाएगा। यह एक बड़ी अच्छी मुहिम चलाई जा रही है। देखिए कि अब अंदर मैं गाड़ी में दिखाऊँ आपको कि देखिए इतने लोगों का पकड़ लिया गया है जो बिना काम घूम रहे थे, ऐसा है। हालांकि इन लोगों को ले जाया जाएगा, इनसे जानकारी ली जाएगी, पूछताछ की जाएगी, उसके बाद आगे कार्रवाई क्या होगी किया जाएगा। इस वक्त महाराष्ट्र और मुंबई एक बहुत बड़ा संकट पैदा होता जा रहा है और उस क्रम में इस तरीके से घर से बाहर निकलना, घरों के बाहर भीड़ करना, यह वास्तव में खतरनाक होगा। और यह इसलिए जो आप गाड़ी देख रहे हैं इस वक्त निकल पड़ी है उन सभी जगहों पर जाने के लिए, और जहां पर भी जो लोग भी बिना काम के घूम रहे हैं उन सभी लोगों को ले जाया जाए और उन लोगों के ऊपर कड़ी कार्रवाई किया जाए। इसका मकसद साफ है, एक अच्छा संदेश भी है कि जरूरत ना हो तो आप घर से बाहर ना निकलें, वरना ऐसी गाड़ियों में जो आप गाड़ी में हम देख रहे हैं, आपको दिखा रहा हूँ इस तस्वीरें, ऐसी गाड़ी में आपको बैठाया जाएगा और कोरोना टेस्ट कराया जाएगा और उस वक्त अगर पॉजिटिव आता है तो तत्काल प्रभाव से क्वारंटीन किया जाएगा। तो यह एक अलग मुहिम है और इसका स्वागत करने जैसा है, लेकिन जरूरत है कि जो लोग घर से बाहर ना निकलें तो अच्छा रहेगा। कैमरामैन गणेश के साथ अभिषेक शर्मा, इंडिया न्यूज, नालासोपारा से। ऑक्सीजन की किल्लत के चलते मरीजों को लगातार परेशानी हो रही है। गाजियाबाद के लोहा मंडी में ऑक्सीजन एजेंसी में ऑक्सीजन के लिए एक युवक 3 दिन से इंतजार कर रहा था, लेकिन वक्त पर ऑक्सीजन नहीं मिलने के चलते युवक के पिता की मौत हो गई। तो यहाँ पर 2 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए आप कैसे मेरठ के न्यूट्रीमा हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी के चलते 5 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसे गुस्साए परिजनों ने आज अस्पताल में जमकर तोड़फोड़ की है। तो मेरठ और गाजियाबाद की ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर आप देखिए कि गाजियाबाद में लगातार 3 दिन तक इंतजार करने के बाद ऑक्सीजन की वजह से मौत हो गई और मौत के बाद बवाल जमकर हुआ मेरठ में। ये भी आप तस्वीर देखिए। और डॉक्टर का पैनल लगातार हमारे साथ बना हुआ है। डॉक्टर मनोज हमारे साथ बने हुए हैं और हमारे साथ कॉलर भी लगातार जुड़ रहे हैं। वंदना हमारी अगली कॉलर हमारे साथ जुड़ चुकी है। वंदना, पूछिए अपना सवाल, क्या जानना चाहती हैं आप? से बोल रही हूँ डॉक्टर साहब, मैं रूमेटॉइड पेशेंट हूँ पिछले 24 सालों से। मतलब मैं काफी एडवांस स्टेज में हूँ, तो मुझे जो है मेथोट्रेक्सेट लेनी पड़ती है एवरी वीक 220 mg की, और उसके साथ मुझे एक नई डोज शुरू की है। HCQS भी लेती हूँ मैं 200 डेली, एंड साथ में मुझे एक नई दवा शुरू की है टोफाजोल, अभी शुरू की है वो 1.5 महीना पहले। और उसमें अगर मुझे वैक्सीन, क्योंकि मुझे कहा जाता है कि मुझे वैक्सीन लेना जरूरी है, अभी आपने कहा कि 2 हफ्ते पहले तक बंद करनी पड़ेगी दवाइयाँ, तो मुझे ये सारी दवाएं बंद करनी पड़ेंगी? क्योंकि मेरा अभी जब से टोफाजोल लिया है तो 1 महीने बाद मैंने टेस्ट कराया तो मेरे प्लेटलेट काउंट नॉर्मल लेवल से, जो लोअर लेवल होता है नॉर्मल का, उससे बाहर आ रहा है, नीचे आ रहा है उससे। तो मुझे क्या करना चाहिए? सेकेंड डोज कब लेनी चाहिए? डॉक्टर मनोज, आपने पहला डोज ले लिया है? हाँ जी, वो लिया था, तो उसके लिए 2 हफ्ते, मतलब 1 हफ्ता पहले छोड़ा और फिर 1 हफ्ता बाद में छोड़ा, ऐसे छोड़ा था। लेकिन उससे मेरी तबीयत और बिगड़ गई, दर्द बढ़ गया नॉर्मल जो रूमेटॉइड का पेन होता है। जी, आप इम्यून मॉड्यूलेटिंग ड्रग्स पे हैं आप रूमेटॉइड के लिए, तो डेफिनेटली ऐसे में तो बंद करके ही आप लगवा सकती हैं सेकेंड डोज भी। आप जिस भी रूमेटोलॉजिस्ट को दिखा रही हैं उनसे एक बार मिल लें, क्योंकि मेथोट्रेक्सेट पे फिर आपकी जो इम्यूनिटी है वो पूरी डेवलप नहीं होगी, क्योंकि मेथोट्रेक्सेट एक इम्यूनो सप्रेसेंट की तरह काम करेगा। तो कम से कम मेथोट्रेक्सेट तो आपको बंद करना ही पड़ेगा।
आप अपने डॉक्टर से एक बार परामर्श कर लें। तो आप एक बार डॉक्टर से सलाह मशवरा और कर लें, जिसके भी ट्रीटमेंट में आप हैं, और वंदना जिससे भी आपका इलाज चल रहा है, आप एक बार उनसे कंफर्म जरूर कर लें। बाकी किसी और के भी मन में कोई भी सवाल है जो इस वक्त हमारा शो देख रहे हैं, आप हमें कॉल कीजिए और डॉक्टर से आप अपने सवाल का जवाब जान सकते हैं। घर बैठे आप सलाह मशवरा ले सकते हैं। डॉक्टर मनोज, एक चीज और यहाँ पर देखी जा रही है कि आपने देखा कि लगातार जो खबरें आ रही हैं, बेशक मामले कहीं पर घट रहे हैं, लेकिन मौत का आंकड़ा तेजी के साथ हर जगह बढ़ता चला जा रहा है। इस कंडीशन में ऑक्सीजन सबसे बड़ी वजह बन रही है लोगों की जान जाने में। तो बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें पता ही नहीं है कि कितना उनका ऑक्सीजन लेवल डाउन जाए तो उन्हें हॉस्पिटल जाना है, या कितने उनका ऑक्सीजन लेवल हो तो उस कंडीशन में उनको पैनिक नहीं होना है। तो सर एक बार जरा ये भी समझा दीजिए हमारे व्यूवर्स को। देखिए, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि हम कोविड के मरीजों को ऑक्सीजन देने में भी करीब 15 दिन हो गए। 12वां दिन है जो हर दिन 3 लाख से ज्यादा केसेज हो रहे हैं, बट अभी तक हम लोग 15 दिन में ऑक्सीजन भी नहीं अरेंज कर पाए हर पेशेंट के लिए। बट कुछ चीजें हैं, जैसे अगर बहुत माइल्ड हाइपोक्सीमिया है, जैसे अगर 93-94% सैचुरेशन है अगर आपका, तो आप उतना घबराएं नहीं, प्रोन पोजीशन में लेट के डीप ब्रीदिंग करें तो उससे थोड़ा 1-2% बढ़ जाएगा। जब 90 से नीचे आ जाता है तो ये एक संकेत है कि आपको अस्पताल की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि 90 का से नीचे की जो वैल्यू है उसमें एक चीजें जो कॉरिलेट होती हैं कि आपका लंग्स जो है अच्छा खासा संक्रमित है, इस वजह से आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो रहा है। तो अगर 88-87 जब आने लगता है तो आपको किसी अस्पताल में जाना चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली अस्पताल में भी बेड्स की अवेलेबिलिटी खत्म हो चुकी है, और मैं तो ये कहूंगा कि घर में जिनके ऑक्सीजन कंसंट्रेटर वगैरह हैं वो भी 3 लीटर 4 लीटर पे लगा के उसको 90 से ऊपर मेंटेन करें, और इस दौरान वो तलाश करें कि कहीं बेड मिल जाए तो शायद प्रॉपर इलाज, क्योंकि घर में एंटीवायरल नहीं लग सकता है। बहुत बार इंजेक्टेबल एस्टेरॉइड्स देने की बात होती है, इंजेक्टेबल एंटीबायोटिक्स देने की बात होती है, तो अस्पताल की जरूरत पड़ती है जिनकी भी जो ऑक्सीजन सैचुरेशन है 90 से नीचे हो जाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मनोज और डॉक्टर डीके गुप्ता हमारे साथ बने हुए थे इन तमाम जानकारी के लिए और हमें कीमती वक्त देने के लिए। ऐसे वक्त में जब डॉक्टर्स की बेहद ज़रूरी है पूरे देश को, आप हमें वक्त दे रहे हैं और घर बैठे मरीजों को आप कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें उनके सवालों के जवाब मिले, उन्हें आप अच्छी सलाह मशवरा दे पाएं। फिलहाल रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, लेकिन आप बने रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ।